A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today is our first lecture of our 8th chapter, Introduction to Algebra, dated on 7th July 2020. क्लास शुरू करने से पहले मैं नमाज से मुताल्लिक एक हदीस शेयर करना चाहूँगा। हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हक़ ताला शानहू ने ये फरमाया कि मैंने तुम्हारी उम्मत पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं और इसका मैंने अपने लिए अहद कर लिया है कि जो शख्स इन 5 नमाज़ों को उनके वक्त पर अदा करने का एहतमाम करे, इसको अपनी ज़िम्मेदारी पर जन्नत में दाखिल करूँगा, और जो इन नमाज़ों का एहतमाम ना करे तो मुझ पर उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं। पिछले दो वीक्स के अंदर हमने चैप्टर 1 सेट्स पढ़ा था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि अलजेब्रा क्या होती है, स्टेटमेंट और सेंटेंसेस में क्या फ़र्क है, स्टेटमेंट कितने किस्म के होते हैं, वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, टर्म और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म में क्या फ़र्क है। What is algebra? The arithmetic operations of addition, subtraction, multiplication and division help us solve mathematical problems. Algebra deals with these concepts and can be considered as generalized arithmetic. अर्थमेटिक के अंदर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है उसके ज़रिए मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अलजेब्रा भी इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर काम करता है और इसे हम जनरलाइज अर्थमेटिक भी कह सकते हैं। अलजेब्रा में और अर्थमेटिक में फ़र्क ये है कि अर्थमेटिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अलजेब्रा के अंदर वेरिएबल्स यानी कि लेटर्स या सिंबल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। वेरिएबल्स जो है वो क्या है, वेरिएबल इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा। वेरिएबल का अलजेब्रा के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वेरिएबल बेसिकली एक कोई अलजेब्रा के अंदर एक ऑब्जेक्ट या किसी लेटर को कहते हैं। हम वेरिएबल जो है अपनी मैथमेटिक्स के अंदर अल्फ़ाबेट्स यानी लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल्स की जगह, ठीक है। we use variables to represent unknowns, to represent quantities that vary and to generalize properties. हम अलजेब्रा के अंदर वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अगर जब हमें कोई वैल्यू नहीं मालूम होती तो उसकी जगह हम एक अननोन अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ फाइंड एक्स, ठीक है, या फाइंड वाई, सही है। इसी तरह से जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे कि मैं बोलूँ कि 5 एप्पल्स हैं, तो एप्पल्स क्या हो गया, ये एक अलजेब्रिक क्वांटिटी हो गई, ठीक है। तो इसको हम एप्पल्स को हम एक वेरिएबल कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ जो कि वेरी करे, जो कि बार बार चेंज हो रही हो। वेरिएबल्स का मतलब ही क्या है, वेरी से निकला है, यानी कि जो चीज़ जिसमें बार बार चेंज आए, ठीक है। ऐसी वैल्यू जिसमें जो है वो चेंज हो सकता हो, जो फिक्स ना हो, ठीक है। द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट एज वेल एज रोमन सिम्बल्स, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं और यहाँ तक के रोमन जो सिम्बल्स होते हैं वो कॉमनली वेरिएबल्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टेटमेंट एंड सेंटेंसेस। नंबर 1, सेंटेंसेस। अ सेंटेंस इज अ वर्ड और सिंबल दैट कन्वेज सम मीनिंग। सेंटेंस ऐसे सेट ऑफ वर्ड्स को कहते हैं या सिंबल्स को कहते हैं जो कि एक मीनिंग कन्वे करे, जो कि एक मतलब बयान करे। सेंटेंस कैन बी ट्रू और फॉल्स, नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स, ठीक है। सेंटेंस ट्रू भी हो सकता है, सेंटेंस फॉल्स भी हो सकता है, और सेंटेंस ये भी हो सकता है कि ना ही वो ट्रू हो और ना ही वो फॉल्स हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। नंबर 2, 4 इज ग्रेटर देन 6, तो ये क्या है, फॉल्स है, 4 6 से बड़ा नहीं होता। वाई आर यू सो ग्लैड, ये नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स है, क्यों, क्योंकि ना ही इसमें कुछ सच है, ना ही ये ट्रू है और ना ही ये फॉल्स है। गिव मी अ पेन, ये भी नाइदर ट्रू और नॉर फॉल्स है, क्योंकि ना ही इसमें कुछ ट्रू है ना ही कुछ फॉल्स है, बस ये एक स्टेटमेंट है। 2 and 2 make 4, ये क्या है, ट्रू है। इसके बाद आ जाते हैं स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट, अ सेंटेंस दैट हैज आइदर ट्रू और फॉल्स इज नोन एज स्टेटमेंट्स।
सेंटेंस में और स्टेटमेंट में फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि सेंटेंस जो है वो ट्रू फॉल्स या नाइदर ट्रू और नाइदर फॉल्स दोनों हो सकता है, जबकि स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ ट्रू या फिर फॉल्स हो सकता है। अ स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ और नाइदर। स्टेटमेंट जो है वो लाजमी या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ना ही वो दोनों हो सकते हैं कि ट्रू फॉल्स दोनों हो, और ना ही वो ऐसा हो सकता है कि ना ट्रू हो ना फॉल्स हो। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ द सिंध क्लब। अब इस जुमले के अंदर ये जुमला ये जो है, या तो ये जो ही है जिसको मैं ही कह रहा हूँ, या तो वो सिंध क्लब का प्रेजिडेंट होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, या फिर नहीं होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो इसका आंसर या तो ट्रू आ सकता है या फिर शायद फॉल्स आ सकता है। लेकिन ही की वजह से मैं ये नहीं जानता, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है यहाँ जो ही मेंशन है, इसकी वजह से मैं ये नहीं बता सकता कि यहाँ पर जो है वो सिंध क्लब का ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इस सूरत में जो है ये ओपन स्टेटमेंट कहलाएगा। स्टेटमेंट की दो तरह की टाइप होती हैं, एक वो जिसके अंदर आपको वैल्यू या आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो कम्प्लीटली डिफाइन की गई हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सिंध क्लब के प्रेसिडेंट का ही नाम लिख दूँ, या मैं आपका नाम अपना नाम मेंशन कर दूँ कि साद इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ सिंध क्लब, सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि मैं सिंध क्लब का प्रेसिडेंट नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर ही लिखा हुआ है, ही का मतलब ये है कि यहाँ पर वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ही कोई भी हो सकता है, सही है। तो ये एक तरह का ओपन स्टेटमेंट कहलाएगा, ये क्लोज स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है, ठीक है। बहरहाल लेकिन ये स्टेटमेंट कहलाएगा क्योंकि या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। इसी तरह से नंबर 2 में भी यही है कि द बुक इज़ टू लॉन्ग, यानी कि बुक बहुत लंबी है। अब कौन सी किताब है ये तो हमें मालूम ही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या कहलाएगा, ओपन स्टेटमेंट कहलाएगा। या तो किताब वाकई लंबी होगी या वाकई लंबी नहीं होगी, ठीक है। द विंटर इज़ टू कोल्ड फॉर लाहौर, ठीक है, इस जुमले के अंदर भी ये ओपन स्टेटमेंट है कि लाहौर के लिए जो है विंड बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया। लाहौर में जो है वो ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया। 17 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया क्योंकि 3 के मल्टीपल में 17 नहीं आता। आलम चन्ना वॉज द टॉलेस्ट मैन ऑफ पाकिस्तान, तो ये क्या हो गया, ये ट्रू हो गया क्योंकि पाकिस्तान का टॉलेस्ट मैन जो है वो आलम चन्ना ही थे। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, अभी अभी जो मैंने आपसे बात की कि दो तरह के स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है क्लोज्ड स्टेटमेंट, दूसरा होता है ओपन स्टेटमेंट। ओपन स्टेटमेंट वो होता है जिसके अंदर इट इज़ नॉट इमीडिएटली नोन वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, जिसमें फ़ौरन ये मालूम ना हो कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, बट नॉट ऑल द इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल, तमाम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती। जैसे कि ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो अगर मैं ही की जगह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का नाम लिख दूंगा तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, और अगर ही की जगह मैं कोई और नाम लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ही है, अब ही से ही तो मुझे डिफाइन नहीं है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ओपन स्टेटमेंट कहलाएगा। पार्ट बी के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है एक्स प्लस 12 इज इक्वल्स टू 20। अब एक्स है, एक्स कोई भी नंबर हो सकता है, x1 हो सकता है, x2 हो सकता है, x3 हो सकता है, x-1 हो सकता है, x0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो x की कोई भी वैल्यू अननोन है, तो इसका मतलब ये क्या है कि अननोन वैल्यू है, इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली अवेलेबल नहीं है, इसलिए क्या कहलाएगा, ओपन स्टेटमेंट कहलाएगा। जबकि राइट हैंड साइड पर हमारे पास दिया हुआ है क्लोज्ड स्टेटमेंट। तो क्लोज्ड स्टेटमेंट के अंदर क्या होगा, क्लोज्ड स्टेटमेंट लाजमी या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, ठीक है, ये तो स्टेटमेंट की भी पहचान है। लेकिन क्लोज्ड स्टेटमेंट के अंदर आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी। जैसे कि 3 + 3 6, इसमें आप कोई डाउट, इसमें कोई कन्फ्यूजन, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो आपको मालूम ना हो, आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसलिए क्या कहलाएगा, क्लोज्ड स्टेटमेंट कहलाएगा। वेरिएबल, अ वेरिएबल इज अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स अ क्वांटिटी द वैल्यू ऑफ विच इज़ नॉट नोन। वेरिएबल एक ऐसे सिंबल को कहते हैं जो कि किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे। जैसे कि मैंने क्या कहा था, 5 एप्पल्स, तो 5 एप्पल्स का मतलब ये है कि 5 एप्पल्स हैं, तो एप्पल्स क्या हो गए, क्वांटिटी हो गई, सही। अब मैं एप्पल्स को एप्पल्स लिखने के बजाय एक्स कंसिडर कर सकता हूँ, तो 5 एप्पल्स का मतलब क्या हो गया, 5x, ठीक है। तो x क्या है, एक वेरिएबल है, यानी कि x की वैल्यू चेंज हो सकती है। 5 एप्पल की जगह अगर मैं 10 एप्पल कर दूं तब भी x की वैल्यू क्या रहेगी, x ही रहेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, लेकिन x अपनी जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो एक अननोन है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके पास 3 एक वेरिएबल्स शो किए हैं, एक x, एक xy और एक शो किया है abc, ये 3 अलग अलग वेरिएबल्स हैं। अगर x अकेला लिखा हुआ है तो एक वेरिएबल है, अगर xy लिखा हुआ है तो ये भी एक xy दो वेरिएबल नहीं कहलाएंगे, ये एक ही वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है, xy, ठीक है। और x abc लिखा हुआ है तो ये abc एक ही वेरिएबल कंसिडर किया जाएगा क्योंकि इसके साथ एक ही कोफिशिएंट मौजूद है, ठीक है। हाँ, अगर मैंने x y z कॉमा डाल के अलग अलग लिखा तो फिर वो अलग अलग 3 वेरिएबल्स कहलाएंगे।
कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट्स। कांस्टेंट क्या होता है? अ टर्म दैट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू एंड अपीयर्स सेपरेटली फ्रॉम अ वेरिएबल इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। एक ऐसी टर्म जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो और वो सेपरेट हो वेरिएबल वैल्यू से, यानी कि जो वेरिएबल हमारे पास गिवन है उससे सेपरेट हो। पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि 4x³ प्लस 2x² माइनस 3x, ये तीन हमारे पास वेरिएबल वाली टर्म्स लिखी हुई हैं, जबकि उसके पास साथ ही प्लस के साथ एक एक 1 लिखा हुआ है खाली, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो ये वेरिएबल से क्या है, सेपरेट भी है और ये एक फिक्स्ड वैल्यू भी है। तो ऐसी वैल्यू जो फिक्स्ड हो और वेरिएबल से सेपरेट हो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है कोफिशिएंट, सॉरी कांस्टेंट कहलाती है, जैसे कि 1। अब 4, 2 और 3 जो है इनके साथ वेरिएबल अटैच है, तो ये कांस्टेंट नहीं कहलाएंगे, ये कोफिशिएंट कहलाएंगे, जो कि वेरिएबल के पीछे, वेरिएबल के साथ अटैच हुए हुए जो एक नंबर होता है वेरिएबल से पहले, वो क्या कहलाता है? कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको मेंशन भी कर देता हूँ कि ये जो 4 है ये क्या है? कोफिशिएंट है। ये जो 2 है ये क्या है? कोफिशिएंट है, क्योंकि वेरिएबल के साथ अटैच हुआ हुआ है। ये भी फिक्स्ड वैल्यू है लेकिन ये वेरिएबल के साथ अटैच हुआ हुआ है, सही है। एक्स के साथ 3 है, तो 3 वेरिएबल से पहले कोफिशिएंट मौजूद होता है। और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसके साथ कोई वेरिएबल आपके पास मौजूद नहीं है। और दूसरी बात कि ये कांस्टेंट टर्म इसलिए है कि ये फिक्स्ड वैल्यू है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ये नंबर फॉर्म में है। ठीक है। कोफिशिएंट मैंने आपको अभी बताया कि द सिंबल और नंबर अपियरिंग बिफोर द वेरिएबल, वेरिएबल से पहले जो नंबर आपके पास अपियर या सिंबल या नंबर अपियर हो रहा होता है वो आपका कोफिशिएंट कहलाता है अलजेब्रिक टर्म के अंदर। जैसे कि एग्जाम्पल के अंदर मैंने लिखा है कि ए, अब ए के साथ तो कोई नंबर नहीं है। जब किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं होता तो उसके साथ 1 होता है। ठीक है, इफ एनी वेरिएबल डज नॉट हैव एनी कोफिशिएंट देन 1 विल बी इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, जब किसी वेरिएबल के साथ, यहाँ ए के साथ कुछ नहीं है तो ए के साथ क्या है? ए के साथ 1 एज अ कोफिशिएंट है। तो ए का कोफिशिएंट क्या हो गया? 1। बी का कोफिशिएंट क्या हो गया? 5। 12 का कोफिशिएंट, सी का कोफिशिएंट क्या हो गया? 12। ठीक है, और यहाँ पर दो, अगर कांस्टेंट टर्म्स की बात करूँ तो यहाँ पर 24 कांस्टेंट टर्म है और 16 कांस्टेंट टर्म है। इसके बाद आ जाती है अलजेब्रिक टर्म। द नंबर और लेटर्स सेपरेटेड बाय ऑपरेटर्स इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर कॉल्ड टर्म। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 4x, तो 4x पूरी की पूरी एक टर्म है। ठीक है, 4x जो कोफिशिएंट और वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये क्या है? पूरी की पूरी एक टर्म कहलाएगी। इसी तरह से 5x प्लस 9x और प्लस 16, ये पूरे के पूरे के अंदर ये जो 5x और 9x के बीच में प्लस है इसे हम ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, तो 5x और 9xy क्या है? प्लस के ऑपरेटर के साथ सेपरेट हुआ हुआ है, तो 5x क्या कहलाएगा? टर्म कहलाएगी। ठीक है, 9xy क्या कहलाएगा? टर्म कहलाएगी। 16 क्या कहलाएगा? टर्म कहलाएगी। कांस्टेंट भी टर्म ही होती है और वेरिएबल के साथ जो नंबर दिया हुआ होता है वो भी टर्म ही होती है। ये पूरे के पूरे तीन, यहाँ पर हमारे पास सेकंड नंबर एग्जाम्पल के अंदर तीन टर्म्स मौजूद हैं। एक 5x, दूसरी 9xy, तीसरी 16। यहाँ डायग्राम के अंदर भी हमारे पास एक ही टर्म मौजूद है, 4n²। Algebraic expression any numeral variable और a combination of numeral and variable, कोई भी नंबर या वेरिएबल यानी कि कोई भी लेटर जैसे कि एक्स वाई जेड, या कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल और नंबर, या तो खाली कांस्टेंट नंबर हो या तो खाली एक्स लिखा हुआ हो या फिर वेरिएबल और नंबर का कॉम्बिनेशन हो, यानी कि 5x या 9xy। तो ऐसा कोई जो कि एक या एक से ज़्यादा फंडामेंटल ऑपरेशंस यानी ऑपरेटर्स के साथ उनके बीच में साइन लगे हुए हों, ऐसा ऐसा एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। जैसे कि 5x एक टर्म है, 9xy एक टर्म है और 16 एक टर्म है, तो अगर इन तीनों को प्लस के ऑपरेटर के साथ मैं प्लस के ऑपरेटर के साथ लिख दूं एक ही लाइन में, तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। ये पूरी की पूरी टर्म एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में और टर्म में। राइट हैंड साइड पे हमारे पास दिया हुआ है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड पे हमारे पास दिया हुआ है कि x एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और राइट हैंड साइड पर एल्जेब्रिक टर्म क्या दी हुई है? वो भी क्या होगी? x ही होगी। ठीक है, एक ही टर्म थी तो राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी एक ही था, तो एल्जेब्रिक टर्म भी एक ही हो गई। अब यहाँ पर दूसरी साइड, दूसरे नंबर पे हमारे पास लिखा हुआ है a प्लस बी, तो यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक a है और एक b है, और एक्सप्रेशन क्या है? a प्लस बी पूरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी तरह से नंबर 3 पे 4x प्लस 2y माइनस 3z, यहाँ पर हमारे पास 4x प्लस 2y माइनस 3z, ये पूरा का पूरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है,
जबकि राइट हैंड साइड पर हमारे पास 4x 2y और 3z ये तीन अलग अलग एल्जेब्रिक टर्म्स है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास नंबर 4 पे दिया हुआ है a प्लस बी सी, यहाँ पर हमारे पास पूरा का पूरा ये a प्लस बी सी पूरा का पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जबकि a कॉमा बी सी जो है वो एक टर्म है और a एक टर्म है, ये तीन टर्म्स नहीं है। बी सी एक वेरिएबल है, एक टर्म है, और a जो है वो एक टर्म है, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल दो टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, 2c माइनस 3x², तो इसके अंदर ये पूरा का पूरा 2c माइनस 3x² ये पूरा का पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और 2c और 3x दो अलग अलग टर्म्स हैं। यहाँ डायग्राम की सूरत में आप देख सकते हैं कि n के साथ जो नंबर दिया हुआ है बिल्कुल n से पहले वो आपका क्या है, कोफिशिएंट है। ठीक है, जो n है वो क्या है, वेरिएबल है। जो ये n के साथ जो 2 के साथ ये जो एक फिक्स्ड वैल्यू है 2 जिसके साथ कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है, ये क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। ये जो बीच में प्लस की साइन है इसे हम ऑपरेशन या ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, और ये जो दोनों 7n और 2 ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, और अगर मैं 7n प्लस 2 तीनों को दोनों को यानी कि प्लस के साथ मिला के लिख दूँ 7n प्लस 2, ये पूरा का पूरा मैं अगर मिला के लिख दूँ यानी कि कंप्लीट लिख दूँ, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये कहलाएगा एल्जेब्रिक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। माउस से लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से लेट हो रहा है, अदरवाइज ठीक है। ये कहलाएगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे लास्ट के अंदर हमारे पास लास्ट टॉपिक है हमारा आज की क्लास का, लाइक टर्म्स वर्सेस अनलाइक टर्म्स। कि लाइक टर्म्स में और अनलाइक टर्म्स में क्या फ़र्क है। लाइक टर्म्स आर द टर्म्स दैट आर नंबर्स और हैव द एग्जैक्ट सेम वेरिएबल्स। लाइक टर्म्स वो टर्म्स होती हैं, जैसे कि अगर मैं दो कांस्टेंट टर्म्स की बात कर लूँ 16 और 20, तो ये क्या है, लाइक टर्म्स है, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, कांस्टेंट हैं। साथ ही साथ वेरिएबल का अगर मैं दो नॉन वेरिएबल टर्म की बात कर लूँ जैसे कि 12x और 5x, ठीक है, तो ये क्या है, दोनों के दोनों लाइक टर्म्स हैं। क्यों, क्योंकि इनके जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है, भले इनके कोफिशिएंट्स सेम नहीं है, कोफिशिएंट का सेम होना ज़रूरी नहीं है लाइक टर्म के अंदर, लेकिन उनके वेरिएबल्स का सेम होना ज़रूरी है। मिसाल है कि अगर x और x² लिखा हुआ है तो ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, क्योंकि x अलग वेरिएबल है और x² अलग वेरिएबल है। इसी तरह से अगर मैं लिख दूँ 12x प्लस 5xy, तो xy अलग वेरिएबल है और x अलग वेरिएबल है। ठीक है, तो अनलाइक टर्म्स के दरमियान में एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होती। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लाइक टर्म की हमने लिखा है 12x प्लस 5x, तो दोनों के अंदर सेम वेरिएबल आ रहा है, इसलिए ये क्या है, लाइक टर्म है। यहाँ पर लिखा हुआ है 3y माइनस 2y प्लस 2y, तो यहाँ पर y जो है वो हर टर्म में आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, लाइक टर्म है। ठीक है ना, कोफिशिएंट अलग अलग हैं, साइन भी अलग है, लेकिन जो वेरिएबल है वो सेम है। अगर मैं यहाँ थर्ड टर्म लिख दूँ 2y प्लस 16 प्लस 20, तो वो भी क्या हो जाएगा, लाइक टर्म हो जाएगी, क्योंकि उस टर्म के अंदर दोनों के अंदर क्या है, दोनों कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से एक हो जाता है अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म वो टर्म होती है जिसके अंदर वेरिएबल सेम नहीं होता। ठीक है, और उसके अंदर कांस्टेंट टर्म जो है वो आएगी ही नहीं लाइक टर्म में, क्योंकि अनलाइक टर्म में, क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो लाइक टर्म में आ गई। ठीक है, तो अनलाइक टर्म वो टर्म होती है जिसके अंदर वेरिएबल डिफरेंट हो, जैसे कि 12x के बाद 5y है और 15xy है, तो xy अलग वेरिएबल हो गया, y अलग वेरिएबल हो गया और x अलग वेरिएबल हो गया। तो ये तीनों की तीनों क्या हैं, अनलाइक टर्म्स हैं, और अनलाइक टर्म्स के दरमियान में ना एडिशन होती है ना सब्ट्रैक्शन होती है। हाँ, अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो रही है तो वो हो सकती है। ठीक है, दूसरी एग्जाम्पल है 3x माइनस 2y प्लस 2xz, तो ये तीनों अलग अलग टर्म्स हैं, xz अलग टर्म है, अलग वेरिएबल है, y अलग वेरिएबल है और x अलग वेरिएबल है, तो ये भी अनलाइक टर्म्स कहलाएंगी। ठीक है, क्योंकि इनके वेरिएबल्स अलग अलग हैं, सेम नहीं है। होमवर्क असाइनमेंट, आपका असाइनमेंट ये है कि आपने डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रा याद करनी है, डिफरेंस याद करना है सेंटेंसेस और स्टेटमेंट्स के दरमियान, आपने टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो याद करना है। ठीक है, ओपन स्टेटमेंट और क्लोज स्टेटमेंट। ठीक है, आपने डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, टर्म और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन याद करनी है। ठीक है, और आपने लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का डिफरेंस याद करना है। ठीक है, और आज का लेक्चर आपने parents.albadr.amgsol.net पोर्टल से रिवाइज करना है। जज़ाकल्लाह। क्लास, अपना ख्याल रखिएगा, होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।